एक कहावत आपने सुनी होगी कि कामयाबी के बहुत सारे वारिस होते हैं और नाकामी लावारिस हो जाती है। अगर आप जीत जाते हैं तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका सब कुछ बताई जाएगी, और अगर आप हार गए तो हर एक चीज पर कमी निकाली जाएगी। बिहार चुनाव के संदर्भ में बात करें तो महागठबंधन चुनाव हार गया, तो महागठबंधन में कमियां निकालने का एक बहुत बड़ा अवसर बहुत सारे लोगों को मिला है। एक कमी तो उन लोगों को निकालनी चाहिए जो खुद चुनाव लड़े, हारे, संगठन, पार्टी, टिकट वितरण, रणनीति, तैयारी, उनमें कहां चूक रह गई, और यह निकालना भी चाहिए। पार्टियां समीक्षा बैठक करती हैं और देखती हैं कि कहां गलती हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इस बात के इंतजार में होता है कि सामने वाले में अगर कोई हार जैसी चीज परिस्थिति के रूप में मिल जाए तो अपनी कुंठा और अपने पूर्वाग्रह के साथ कुछ लोगों को टारगेट करने लगो, ताकि टारगेट करके उनको उस एजेंडे और नैरेटिव से भटका दो जिससे उनको चुनौती मिल रही हो। अब बिहार के संदर्भ में क्या हो रहा है, पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, मैंने अपना चुनाव का विश्लेषण उसमें किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की दो प्रवक्ता कंचना यादव, प्रियंका भारती, इन दोनों ने पिछले कुछ महीनों में टेलीविजन चैनल पर अपनी एक पहचान बनाई, सोशल मीडिया पर उनकी पहचान बनी। उन्होंने जिस तरह से जवाब दिए, हमलावर तरीके से उन्होंने हर एक भाजपा, आरएसएस और मीडिया के नैरेटिव को काउंटर किया। जैसे ही महागठबंधन चुनाव हार गया, इन सब को ट्रोल किया जा रहा है कि आपके चलते चुनाव हार गए। यह विश्लेषण पार्टियां करेंगी, राजद भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, लेफ्ट भी करेंगे, सब करेंगे कि चुनाव क्यों हारे। लेकिन मैं आज एक सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण आपके बीच में ले आया हूं। बिहार सामाजिक न्याय की जमीन रही है, बिहार तथागत बुद्ध के विचारों की जमीन है, बिहार कर्पूरी जगदेव मंडल की जमीन है, बिहार कॉमरेड राम नरेश राम से लेकर जगदीश महतो की जमीन है, बिहार समाजवादी आंदोलन की और सामाजिक न्याय के विचार की जमीन है। बिहार में एक जमाने में त्रिवेणी संघ बना, अर्जक संघ के रूप में आगे बढ़ा और सामाजिक न्याय का सवाल मजबूत हुआ, क्योंकि वो वही बिहार है जहां 1990 के पहले, गौर से समझिएगा, ये चुनाव जीतने हारने से विश्लेषण बदल नहीं जाएगा और इतिहास बदल नहीं जाएगा। बिहार 2025 में क्या हारा है, इस पर मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं। 1990 के पहले का जंगल राज यह लोग जानते ही नहीं, या इस पर बात कम होती है। वही बिहार है जिसमें कुछ यादव लोगों ने जनेऊ पहन लिया था, हत्याएं हुई। वही बिहार है जिसमें जगदीश मास्टर कुर्सी पर बैठ गए थे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चुनाव लड़ोगे। कॉमरेड राम नरेश राम पर जानलेवा हमला हो गया चुनाव लड़ने की वजह सामंती ताकतों के सामने। कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक पास करके जब गए तो उनके ऊपर टिप्पणी हुई, बाद में उनके गालियां दी गई केवल आरक्षण लागू करने के नाते। बीपी मंडल को गाली दी गई, शूद्र है, मुख्यमंत्री बन गया, गंगा में आग लग गई। ये वह बिहार है, नरसंहारों कर रहा है और जातीय सामंती ताकतें इतनी हावी रही हैं। रणवीर सेना का बिहार रहा है। बिहार 90 के बाद जब ताकत दी, आत्मविश्वास दिया उन जातियों में जो पिछड़ी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उन जातियों को गोलबंद किया। इसलिए लालू यादव केवल एमवाई के नेता नहीं थे, लालू यादव हर पिछड़े, हर दलित, हर कमजोर की आवाज बने। नीतीश कुमार ने उन जातियों को अपने ढंग से एम्पावर्ड किया। इसलिए लालू नीतीश ने अपने तरीके से बिहार को चलाया, जो बिहार उन ताकतों के हाथ में वापस जा रहा है जिनसे इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। इसलिए मैं जब प्रियंका भारती या कंचना यादव के ऊपर कोई टिप्पणी करने जा रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो जानते हैं इसके केंद्र में क्या है। इसके केंद्र में वो सामाजिक न्याय का विचार है जो इन प्रवक्ताओं के जहन में है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानती हैं, ये सामाजिक न्याय और उस लड़ाई की वैचारिकी में अपनी बात कहती हैं जिससे हमला हो गया एक खास किस्म के लोगों को। अपनी स्क्रीन पर जरा एक एक ट्वीट देखिए, इन ट्वीट का सरनेम देखिए और सरनेम देखते हुए आप एक एक चीज का विश्लेषण करिएगा और टिप्पणी किस बात पर हो रही है। इन्होंने मनुस्मृति फाड़ी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी।
लेकिन सोशल मीडिया के 99.999% लोग ये नैरेटिव जो चला रहे हैं वो एक ही जाति के क्यों हैं, एक ही वर्ण के क्यों हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। अब जैसे ही मैंने ये सवाल कर दिया, यही लोग ये टिप्पणी करने लगेंगे कि देखो लक्ष्मण यादव भी सवर्ण विरोधी है। असल में हमारी वैचारिक लड़ाई इसी मानसिकता से है। इस देश में अगर कोई महिलाओं का आंदोलन जब यह सवाल करता है कि पुरुषों के अधिकांश जगहों पर भागीदारी ज्यादा है, यह हमारा देश, हमारा समाज जेंडर न्यूट्रल नहीं है, महिलाएं पुरुषों के बराबर क्यों नहीं हर जगह हैं, और हर जगह पुरुष हावी क्यों है, संख्या से ज्यादा क्यों है? क्योंकि महिलाओं का हक मारा गया, महिलाओं के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश नहीं है जो पुरुष वर्चस्व ने छीना है। तो क्या आप महिलाओं को पुरुष विरोधी कहते हैं? फिर यही विमर्श जाति पर आकर के ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे ही कोई एक सवाल कर दे कि मीडिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है कि 90% से ज्यादा तो सवर्ण है। सारे जो जंगल राज के नैरेटिव पर बात करते हैं, सारे प्रवक्ता, सारे विश्लेषक, सारे राजनीतिक चिंतक, 90% से लेकर 99% तक केवल सवर्ण है। क्या यह सवर्ण विरोधी बात कहीं से हो गई? अगर इस देश में 90% आबादी SC, ST, OBC, EBC की है, तो इनके लोग टीवी पर क्यों नहीं दिखते? उनमें से कुछ लोग दिखे तो वो कैसे चुभने लगे? तर्क से सोचिएगा। मनुस्मृति संविधान विरोधी है, और आज सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि मनुस्मृति का विरोध करने से चुनाव हार गए। तो वैचारिक लोग आपको शायद ये जवाब देंगे कि ऐसे कई चुनाव हम हारना चाहेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान से बड़ा किसी को नहीं मानेंगे, इसलिए ट्रोलिंग हो रही है। ये चीख करके बोलते हैं, बाकी लोग क्या करके बोलते हैं? इस देश की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय मीडिया के जातिवाद पर एक अलग से चैप्टर होगा, और उसमें पूछा जाएगा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती थी कि 121 निर्णायक पदों में एक आदिवासी नहीं, एक आध कोई OBC है, दलित नहीं, तो फिर यह देश का मीडिया किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? इसलिए आज वो ट्रोल कर रहा है जो सामाजिक न्याय की बात करे। मैं इस रूप में इसे एक वैचारिक चुनौती के रूप में देख रहा हूं। कल को ऐसे ही हर सामाजिक भूमिका से सामाजिक न्याय और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वालों को अलग अलग टैग दे करके बदनाम करके और उनके खिलाफ नैरेटिव चलाया जाएगा, क्योंकि यह वैचारिक हमला है, यह व्यक्तिगत हमला नहीं है। ये सारे लोग जो भाजपा की जीत से खुश होते हैं, ये सारे मनुस्मृति से खुश होते हैं। अगर इनके सामने विकल्प ऐसे रख दीजिए कि संविधान बड़ा या मनुस्मृति, भले ही कुछ राजनीतिक लोग चतुराई से संविधान को ऊपर कह दें, लेकिन वो मनुस्मृति को मानते हैं। और पलट के आपसे पूछते हैं कुरान के लिए यह सवाल पूछो। सवाल इस बात का नहीं है, इस देश में कोई पदयात्रा नहीं निकाल रहा है कि इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। इस देश में कोई मुसलमान नहीं कहता है कि इस देश को कुरान के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन इस देश के कई भाजपा RSS वाले कहते हैं कि मनुस्मृति बड़ी अच्छी है, संविधान से बेहतर है। वो लोग ट्रोल कर रहे हैं, इसलिए गौर से समझिएगा, यह एक वैचारिक हमला है। वरना सारे ट्रोल करने वाले 99% एक ही वर्ण के क्यों हैं? इससे समझ जाइए कि यह वैचारिक हमला है। एक दलित, एक पिछड़े, एक अति पिछड़े घर के लोग अगर आंख में आंख डालकर बोलने लगे तो वो अभद्र हो जाता है। और उसी टेलीविजन चैनल पर कई लोग क्या क्या न कर दें, सब भद्र है। कोई बिना पजामा के बैठ जाए, कोई गाली दे दे, कोई मारपीट कर दे उसी टेलीविजन पर, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर रोज नफरत करे, कोई रोज जंगल राज के नाम पर लालू, मुलायम, मायावती इन नेताओं के खिलाफ नैरेटिव चलाए, और कोई उसी टेलीविजन पर बैठ करके नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को अवतार घोषित कर दे। उस टेलीविजन चैनलों को, पूरे नेक्सस को कैसे बर्दाश्त हो कि कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा उनके साथ आंख में आंख डाल करके बात कर ले? सामाजिक न्याय की इस लड़ाई के ऊपर गहरा संकट आ गया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की लड़ाई, समाजवाद की लड़ाई, सामाजिक
संदर्भ में लड़ी जा रही थी, राजनीतिक हार से उन ताकतों को आत्मविश्वास मिल गया है जो कुतर्क करके कुछ लोगों को डिफेम कर रही हैं। दो प्रवक्ता मिले, चलिए उनसे आप सहमत असहमत हो अलग विषय है, लेकिन सारा एक जातिवादी सामंती वैचार के लोगों का, बीजेपी वालों का पूरा ट्रोलर अगर एक तरफ से उनको ट्रोल करे कि आरजेडी की कई सीटें इनकी वजह से हार गई है। कैसे हार गई? एक तरफ तो आप कहते हैं कि सोशल मीडिया कोई देखता नहीं, टीवी कोई देखता नहीं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता, और अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि जानते हैं ये जो नया कोई एक वर्ग आए उसका आत्मविश्वास तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो, उसको डिफेम कर दो। तो लड़ने वालों को ही अगर डिफेम कर दिया जाएगा तो बाद में कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए तर्क से डिफेम मत करो। जैसे इस वैचारिकी पर बात हो कि मीडिया में खड़े होकर के कैसे बोला जाएगा, क्या इसका कोई ग्रामर इस देश की मीडिया ने डेवलप किया है? इस देश के एंकर क्या क्या करते हैं, इस देश के पैनलिस्ट क्या क्या करते हैं, और 90% डिबेट में 90% पैनलिस्ट केवल समण होते हैं। यह समण विरोधी वाक्य नहीं है, यह सामाजिक न्याय का, संविधान का वाक्य है कि इक्वलिटी क्यों नहीं दिखती मीडिया में, डाइवर्सिटी क्यों नहीं दिखती मीडिया में? क्योंकि बहुत बड़ा तबका मीडिया में अपना नैरेटिव चलाता है, अपना एजेंडा चलाता है, जो बीजेपी आरएसएस के पक्ष में खड़ा है, उनकी गोद में बैठा हुआ है, और इसलिए हम इसे मोदी मीडिया कहते हैं। अगर उस बीच में कोई पहुंच करके अपनी बात कहने लगे तो कैसे सामाजिक न्याय के विचार पर ही हमला हो गया, कैसे उस समाजवादी विचार पर हमला हो गया, तो फिर क्यों न माना जाए कि यह हमला बीजेपी और आरएसएस के द्वारा प्रायोजित हमला है। और प्रायोजित तरीके से बड़ी लड़ाई के लिए बिहार के चुनाव ने एक नया रास्ता खोला है। बिहार में आरजेडी हारी, लेफ्ट हारा, कांग्रेस हारी, लेकिन इस हार को बिहार के लोग जानते हैं कि 90 के पहले के बिहार में पहुंचाने के नए इतिहास को लिख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मेश्वर मुखिया को क्या मानती है, भारतीय जनता पार्टी रणवीर सेना को क्या मानती है, भारतीय जनता पार्टी उन सवर्ण मानसिकता के लोगों को क्या मानती है, ये किसी से छिपा नहीं है। और जहां पर बात हो रही थी सामाजिक न्याय की, तो वो बराबरी की बात थी। अब कोई खटिया पर बैठने से न रोके, कुर्सी पर बैठने से न रोके, बराबरी की बात हो, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें, सब बराबर आगे बढ़े, कोई किसी का हकमारी न करे, कोई किसी का संसाधन न लूटे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को एक तरफ जहां याद करेगा इतिहास कि नीतीश कुमार दंगाई नहीं थे, नीतीश कुमार समाजवादी थे, उन्हीं नीतीश कुमार का विश्लेषण इसलिए भी किया जाएगा कि जब वो समाजवादियों के साथ थे तो जाति जनगणना कराकर सबको सबके हिस्से का हक अधिकार दिलाने का रास्ता खोले, लेकिन जब वो बीजेपी और आरएसएस के साथ गए तो वो रास्ता भटक गए, और उन्होंने उन लोगों को मजबूती दे दी जो वापस बिहार को उस सामाजिक न्याय के रास्ते में बहुत पीछे ले जाएंगे। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। उत्तर प्रदेश वालों को पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश के थानों में, उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ में, उत्तर प्रदेश के जेलों में कौन कौन लोग किन जातियों के हैं, ये उत्तर प्रदेश जानता है। और बीजेपी के राम राज्य का मतलब ये है। उत्तर प्रदेश में कौन नए माफिया पनपे हैं, हर जिले में कौन करोड़पति नया बना है, हर थाने में किसकी पोस्टिंग है, हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लेकर प्रोफेसर कौन है, छोटे से लेकर बड़े पदों पर कौन बैठा है, उत्तर प्रदेश जानता है। इसीलिए अखिलेश यादव का समाजवादी पीडीए उनके सामने एक चुनौती बना है। लेकिन गौर करिएगा, ये जो ट्रोलर हैं ये एक वैचारिक लड़ाई आपसे लड़ रहे हैं। इस वैचारिक लड़ाई में वे उन तमाम लोगों को बदनाम करेंगे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे जो आपसे आंख में आंख मिलाकर लड़ें। लेकिन तमाम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत संयम, धैर्य और सहनशीलता की जरूरत है। हम नीचे पीडीए के लोगों को गोलबंद करें और सामंती जातिवादी फिरका परस्त ताकतों से लड़ें। ये लड़ाई बड़ी पुरानी है, 3000-4000 साल पुरानी, और आगे भी लड़ी जाएगी। बहुत बाधाएं ऐसे आएंगी, लेकिन विचारधारा स्पष्ट हो, विचारों से समझौता नहीं, तब ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। इन दो प्रवक्ताओं को ट्रोल करने को मैं एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रश्न की तरह देख रहा हूं। ये दो व्यक्तियों पर हमला नहीं है, उसकी आड़ में एक सामंती जातिवादी मानसिकता का सामाजिक न्याय और संविधानवादी विचारों के ऊपर हमला है। इसलिए बड़े फलक पर देखिए कौन आत्मविश्वास पाता जा रहा है और कौन आपस में बिखर कर, लड़कर, टूट कर हारता जा रहा है।
पीडीए के लोग अगर समझेंगे तो वो आत्ममूल्यांकन भी करेंगे, आत्ममूल्यांकन करें और वैचारिक लड़ाई के लिए फिर से कमर कसें। इसी उम्मीद के साथ सबको हिम्मत मिले। बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लड़ी जाएगी। शुक्रिया।